चलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या देखा? कल मैंने आप लोगों को बताया क्या कि जो बेसिकली ब्याज क्यों लगाया जाता है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको साधारण ब्याज कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है? आपके मूलधन की राशि एक ही रह रही है। मेन चीज क्या है? मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? साधारण ब्याज में मूलधन की राशि जो है वो हर समय एक समान रहेगी। ये हमेशा समान रहेगी। जबकि ठीक इसके अपोजिट अगर मैं बोलूं चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहां क्या होगा? यहां आपके मूलधन की राशि हमेशा बदलती रहेगी। मूलधन की राशि समय के अनुसार बदलती रहेगी। ये अंतर कैसे? देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपया मूलधन जो है वो 100 रुपया, मैं क्या कह रहा हूं? मूलधन जो है वो आपका 100 रुपया। ठीक है, मूलधन की राशि 100 रुपया। ठीक है, ब्याज दर आपका 10%। ब्याज दर आपका 10%। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद आपका 2 वर्षों के बाद कुल कितनी राशि आपको देना पड़ेगा? 2 वर्षों के बाद समय 2 वर्षों का समय। तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी आपको? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? ब्याज दर दिया हुआ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SI। इसको SI करके लिखते हैं। और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसको CI लिख करके लिखते हैं। ठीक है, राइट। तो ये जो आपको 2 वर्ष के बाद देय राशि क्या होगी? तो पहले हम क्या देखेंगे? प्रथम वर्ष के बाद। प्रथम वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा आपका? ब्याज की राशि जो है यहां पर क्या होगा? मैंने कल बताया था समय। ये क्या है? दर। ये क्या है? समय। 1 वर्ष यानी 10 रुपया आपको देना होगा। कल कहने में बताया था मूलधन। आखिर उसको कोई घाटा ना हो तो मूलधन, ब्याज दर, समय, वर्ष में 1 वर्ष, तो 10 रुपया देना पड़ेगा। ये 10 रुपया जो है, ये 10 रुपया, तो प्रथम वर्ष के बाद ब्याज इतना हो गया, तो कुल देय राशि कितनी हो गई प्रथम वर्ष के बाद? अगर उसको 1 वर्ष के बाद देना हो तो ये रहेगी राशि। समझे? यहां पर भी प्रथम वर्ष के बाद यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं 100 प्लस 100 इंटू 10, यही दिया आपने। यही है इंटू 1। ब्याज की राशि इतनी ही है ना, दिस वन, तो आपने इतना दिया।
यहां पर भी प्रथम वर्ष के बाद आपने कितना दिया? 100। देख रहा, इतना ही दिया और तो कुछ नहीं दिया। 110, यहां पर भी 110 प्रथम वर्ष के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपको द्वितीय वर्ष के बाद देना पड़े तो इस दोनों में अंतर क्या हो जाता है? यहां पर ब्याज दर हर समय, ब्याज, कुल ब्याज जो है हर समय 10 रुपया रहेगा, ठीक है, ब्याज नहीं बदलेगा। हर वर्ष ब्याज आपको 10 रुपया ही देना होगा। क्यों? क्योंकि मूलधन आपका यही रहेगा। मूलधन आपका 100 यहां पर कांस्टेंट रहेगा, मूलधन नहीं बदलेगा। मूलधन नहीं बदलेगा तो आपका जो हर वर्ष के बाद जो आपका ब्याज है वो 10 रुपया ही रहेगा। यहां पर आपको हर वर्ष के बाद ब्याज आपको 10 रुपया ही देना है, लेकिन उस वहां पर केस चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाएगा। द्वितीय वर्ष के लिए यहां पर मूलधन क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मूलधन, ब्याज दर वही रहेगी, लेकिन मूलधन बदल गया। अब आपको जो निकाला जाएगा ब्याज वो इस पर निकाला जाएगा, ये चलेगा ब्याज। इन दोनों में ये अंतर, यहां ब्याज यही चलेगा यहां, लेकिन यहां हर वर्ष के बाद ब्याज बदलता चला जाएगा। कुल देय राशि यहां क्या हो जाएगी? ये बदल गया। यहां पर द्वितीय वर्ष के बाद भी यही रहेगा, यहां पर द्वितीय वर्ष के बाद भी यही रहेगा। ये यहां पर से आपको 121 हो गया, यहां पर द्वितीय वर्ष के बाद यहां कुल ब्याज कितना हो गया? 21 रुपया 2 वर्ष में, लेकिन यहां पर द्वितीय वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? लेकिन यहां पर कुल ब्याज क्या हो जाएगा? 21 रुपया। समझे? यानी इसको आप और क्या कह सकते हैं? इसको और आप क्या कह सकते हैं? इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 110। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है, 110 समय अब 110 को कॉमन ले लिया, ये 110 क्या था? ये 110 ये है, इसको यहां ले आइए, यानी इसकी पावर हो गई। समझे? बेसिकली समय कहां मल्टीप्लाई हो रहा है? समय हो रहा है अंदर में मल्टीप्लाई, समझे? लेकिन समय अंदर में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेकिन होने से क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी चीज को बाहर निकाल दिए, कुल समय कितनी बार आया?
समय की वजह से ही आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया ना 2 बार, इसीलिए कुल समय हम बाहर निकाल दिए कुल वर्षों में। समझे? तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें और साधारण ब्याज में क्या अंतर था? यही अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट है किसमें? दिस वन -100। समझे? और सिंपल इंटरेस्ट कीजिएगा यहां तो बस 100 जितनी बार है समय को डालते जाइए उतना ही इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर आपको 21 रुपये आएगा, ये यहां 20 रुपये आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का 1 रुपया ज्यादा लगेगा, यही फायदा हो जाएगा। समझे? साधारण ब्याज में मूलधन नहीं बदलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर वर्ष बदलता जाता है। हम मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ के एक नया मूलधन बनाते हैं। देख रहे हैं, पहले वर्ष में मूलधन 100 रुपया था, इस वर्ष में मूलधन 110 रुपया हो गया। मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दिए, अब नया मूलधन बन गया। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। अब तीसरे वर्ष के लिए लगाना हो तो वो 121 रुपया के ऊपर लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में मूलधन वही रहेगा, दर वही रहेगा हर वर्ष। मतलब एक आपने ब्याज फिक्स कर दिया 10 रुपया, तो हर वर्ष वो 10 रुपया ही लगता रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को ना कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 11 साल के लिए मूलधन कितना है? 1200 रुपया। कितने साल के लिए दिया गया? अवधि कितनी है उसकी? 11 वर्ष। लेकिन इस 11 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ब्याज दर है वो अलग अलग कर दिया है। बोला है कि पहला 3 इयर्स जो है, पहला 3 साल तुमको 6% लगेगा, उसके बाद अगला, उसके बाद 4 साल जो है उसमें 7% लगेगा सालाना। और उसके बाद 7 साल के बाद जितने साल तुमको लगेगा, आफ्टर 4 इयर्स, ठीक, 7 इयर्स, तुमको 7.5% लगेगा सालाना। 7 साल के बाद कितना बचता है? यहां पर 4 ही साल बचता है ना? कितना बचता है? इतना परसेंट बचता है। तो सोचिए आपने टोटल कितना दिया। एक साल में 6% दिया। एक साल में 6% का मतलब क्या है कि 100 रुपया आपने लिया था, तो ब्याज कितना देना पड़ा? एक साल में 6 रुपया। तो 3 साल में कितना देना पड़ा आपको? 18 रुपया। ठीक है, उसके उसके अगले 4 साल तक आपको 28 रुपया देना पड़ा, और उसके अगले 4 साल तक आपको 30 रुपया देना पड़ा। तो टोटल आपने कितना ब्याज दिया? कुल ब्याज कितना दिया? 76 रुपया। 100 में से 76 रुपया आपने ब्याज दिया, इतना ही दिया। तो कुल परसेंटेज एक तरह से कितना हो गया आपको? 11 साल में 76% ब्याज दिया आपने। मूलधन का, अगर मूलधन 100 है तो 76 रुपया ब्याज दे रहे हैं। तो कितना परसेंट ब्याज दिया 11 साल में आपने? 76% ब्याज दिया। 100 में से 76 का मतलब ही क्या? 76%। अगर आप 11 साल में 100 में से 76 रुपया दे रहे हैं, तो एक साल में 76/100, तो 1200 रुपया में कितना ब्याज दीजिएगा? 76 गुना 1200/100, 760 और 152, 912 रुपया आपने ब्याज दिया। ऐसे ये भी एक तरीके से क्या है? 76% ब्याज दिया है। कैसे? तो ब्याज कितना हो जाएगा अगर 76% आपने दिया है? तो 1200 रुपया गुने 76 रुपया बटे आपको 100। अब तो आपने, ये क्या है? कुल आपने निकाल लिया है, कुल ब्याज परसेंट। ये है आपको R इंटू टी,
ब्याज दर गुने समय, ये क्या हो गया? ये है ब्याज दर इंटू समय, यही है ना? यही आपने निकाला है। ब्याज दर इंटू समय क्या बताएगा आपको? ब्याज बताएगा। ब्याज का परसेंटेज बता दिया, निकाल लिए 912। समझे? अगर आपको ऐसे नहीं निकालने का मन है, थोड़ा सा लंबा करने का मन है, ये तो मैंने साधारण बता दिया कि आप 100 रुपया, अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो 100 रुपया में 3 साल तक 18 रुपया ब्याज दिए, कुल ब्याज 18 रुपया दिए 3 साल में। उसके अगले 4 साल में कुल ब्याज 28 रुपया दिए, और उसके अगले 4 साल में कुल ब्याज 30 रुपया दिए। तो कुल 11 साल में कितना ब्याज दिए? 100 रुपया में 76 रुपया। अगर 100 रुपया में 76 रुपया ब्याज दिए तो 1200 रुपया में कितना ब्याज दिए? 912 रुपया ब्याज दिए। अगर आप 1200 रुपया लिए इस तरीके से तो आप टोटल 912 रुपया ब्याज देंगे, ठीक है? और अगर आपको इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली, अगर आपको लगता है कि नहीं हम लेंदी प्रोसेस से ही चलेंगे ब्याज में, तो ब्याज को 3 तरीके से निकालिए। प्रथम 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 1200 गुने 6, 3/100, 216 रुपया ब्याज हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज क्या हो जाएगा? 1200 गुना 7 गुना 4/100, 28 और 12, 336, 280 और 56। फिर अगले 4 वर्षों के लिए $360। तो कुल कितना हो गया? कुल ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज पे दे रखा है, रेट फिक्स है ना, समझे? 216, 336 और 360, 912। सिंपल। अब देखिए इसमें ही और क्या क्या होता है। चलिए पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा। साधारण क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 वर्षों में वो अपनी मनी को दुगना कर लेता है। तो मान लीजिए उसकी मनी, अभी उसकी मनी जो है, अभी जो उसके पास पैसा है वर्तमान में, वो 100 रुपया है। ₹100 है ना? और 12 वर्षों बाद डबल कर लेता है तो वो 200 रुपया हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से देखिए कि मान लीजिए उसके पास 100 रुपया है मूलधन और उसने किसी को दे दिया, और 12 वर्ष के बाद जो है, जैसे बैंक में आपने 100 रुपया जमा कर दिया, बैंक कहती है कि अगर तुम 100 रुपया जमा करोगे तो 12 वर्षों में उसको मैं दुगना कर दूंगा, ठीक है? तो मान लीजिए आपने 100 रुपया जमा किया तो 12 वर्षों में कितना हो गया? 200। तो ब्याज कितना मिला आपको? 100 रुपया मिला, है ना? कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो रेट ब्याज दर मान लीजिए आर है, आर परसेंटेज है सालाना, यही कह रहा है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज दर ये है, तो मूलधन गुने ब्याज दर गुने समय बटा 100।
यही होगा ना, बैंक में यही होता है ना, क्या कि आप दिए तो 12 वर्षों में पैसा दुगना हो जाता है। अब किस रेट पे बैंक दे रही है उसी के होगा ना अकॉर्डिंग। तो ब्याज आपका हो गया 100 रुपया, मूलधन भी 100 रुपया था, ब्याज दर हमको निकालना है, समय 12 वर्ष है, 100 रुपया। 8.33%। बैंक बहुत चालू होती है, वो जब भी ऐसा देगी ना, वो जनरली ऐसे ही करती है कि आपको एक साधारण ब्याज पे पैसा देती है। जो डबल करती है वो साधारण ब्याज पे करती है जनरली, लेकिन जब पैसा लेना होता है आपको उधार देती है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे देती है। समझे? कितना साधारण क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है क्या कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 8 सालों में 300 हो जाएगा। तो बताओ कितने सालों में 500 हो जाएगा। तो अगर 8 सालों में 300 हो रहा है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपया मिल रहा है। 300 माइनस 100, 200 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है। और अगर कह रहा है कि वही 100 रुपया कितने सालों में 500 हो जाएगा, कितने सालों में? तो ब्याज कितना हो गया यहां पर? 500 माइनस 100, 400। खुद सोचिए, सिंपल बात है। 8 साल में 200 रुपया ब्याज मिला है तो 16 साल में 400 रुपया ब्याज मिलेगा। 16 साल हो गया। 8 साल में 300 रुपया ब्याज, 200 रुपया ब्याज। तो कितने साल में 400 रुपया ब्याज? 16 साल में। 16 साल में 400 रुपया ब्याज हो गया। सिंपल। इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें ब्याज है तो इसको 100 गुने 8 परसेंटेज करें, फिर 200 रुपया निकाले, वहां से परसेंटेज निकालें, फिर इसमें लगा करके देखें कितने। अरे सीधा सीधी ब्याज है, साधारण ब्याज है। 8 साल में 200 हो जा रहा है तो 16 साल में 400 हो जाएगा। ब्याज दुगना हो गया है, साल भी दुगना हो जाएगा। ये गड़बड़ी कहां होगी? अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तब वहां मामला गड़बड़ है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी कहेगा उसको मेंशन कर देगा। अब कई बार आप सुनेंगे क्या कि 6 महीने में पैसा को जो है, जो दर है वो 6 महीने के हिसाब से दिया हुआ है, अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है ना, उस हिसाब से दिया होता है। ये चीज होती क्या है देखिए। मान लीजिए आपको 12% 100 रुपया पे मूलधन 100 रुपया है और ब्याज दर 12% है सालाना। सालाना का मतलब क्या है? इस सालाना का मतलब होता है कि कुल एक साल में 12 महीनों में, सालाना का मतलब हो गया कुल 12 महीनों में 12% लगा, 12% ब्याज लगा। यानी कि क्या हो गया, आपने 12 महीने में कितना ब्याज, ब्याज यहां कितना आ रहा है? 1 वर्ष। यही हो गया ना। मूलधन, ब्याज दर, समय वर्षों में। ब्याज क्या होता है? मूलधन, ब्याज दर, समय वर्षों में, वर्ष में सीधा सीधी बटे 100, है ना। तो देखा जाए तो आपको यहां पर ब्याज क्या आया? 12 रुपया। 100 गुने 12
12 का मतलब 12 सालाना, ठीक है, और समय 1 वर्ष। 12 यानी अगर 1 वर्ष में आपने, इसका मतलब क्या हो गया, यानी 1 वर्ष में आपने 12 रुपया ब्याज दिया। दिया 6 महीने में आपने कितना दिया होगा ब्याज, तब 6 रुपया दिया होगा ब्याज, है ना। 4 महीने में 4 रुपया ब्याज दिया होगा, और 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया ब्याज देना पड़ा, क्योंकि कुल ब्याज ही जब 12 रुपया देना पड़ा है आपको, कुल ब्याज जब आपको 12 रुपया देना पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने 6 महीने में 6 रुपया दिया है, पहले महीने में 1 रुपया ब्याज दिया, इसका मतलब दूसरे महीने में दूसरा 1 रुपया दिया, 2 रुपया हो गया, तीसरे महीने तीसरा 1 रुपया दिया, तो 3 रुपया हो गया, है ना। आपने हर 12 महीनों मिला करके 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीनों में आपने ब्याज दिया है उसको। ये आपने 12 महीनों में ब्याज दिया है उसको, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें महीने में। तो 12 महीनों में आपने 1 1 रुपया ब्याज दिया, तब जाकर के ये कुल जो है 12 रुपया हुआ है। तो 6 महीने तक में इसने कितना ब्याज दिया, 6 महीने तक में इसने 6 रुपया ब्याज दिया। 6 महीने में इसने 6 रुपया ब्याज दिया है, समझे। यानी कि अगर आप इसको ऐसे निकालना चाहें कि महीने के हिसाब से अगर ब्याज दर दे दिया गया हो, तो क्या रहा है ब्याज दर, यहां पर से देखिए। अगर आपको 1 महीने का ब्याज निकालने के लिए यहां पर बोल दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, ब्याज दर, कुल ब्याज दर आपका क्या हो गया, यानी 1 वर्ष का ब्याज दर 12% है, तभी 12 रुपया हुआ। 6 महीने का ब्याज 6% है, तभी 6 रुपया हुआ। 4 महीने का 4% है, और 1 महीने का 1% है, तभी ना हुआ। तो आपने क्या किया, इसको कुल वर्षों से डिवाइड कर दिया, महीने से डिवाइड कर दिया। 12 महीने में आपने 12% ब्याज दिया है, तो एक महीने में 1% ब्याज दिया है। आपने ब्याज दर को क्या किया, यहां पर 12, ब्याज दर कैसे घटते चला गया, जब आपका 12/12 महीना, तभी होगा ना, आधा साल महीना आपने किया, ये 6% होने का मतलब क्या है, ये हाफ हो गया, 6% अर्धवार्षिक। ये आपका त्रैमासिक हो गया 4%, और उसी तरह ये 1 महीने का हो गया। समय क्या हो रहा है वर्षों में, अगर 1 वर्ष की बात की जाए, 1 वर्ष की, 1 महीने की ब्याज की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, ये समय, ये हो जाएगा 1 महीना, इतना ही वर्ष रह जाएगा। आपने वही तो किया है, इसमें जो पूछ रहा है ब्याज दर, समझे, उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है ना। एक्चुअली में आप जो ब्याज निकाल रहे थे वो क्या था, ब्याज दर गुने समय, ब्याज दर गुने समय। तो ब्याज दर तो आपका पूरे साल पे लगा है ना, वो तो पूरे साल में आपने 12 रुपया दिया है, तो 6 महीने में 6 रुपया दिया होगा, 3 महीने में 3 रुपया दिया होगा, 4 महीने में 4 रुपया दिया होगा, 1 महीने में 1 रुपया दिया होगा, समझे। ये बेसिकली क्यों चलता है,
ये बेसिकली मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा होता है तो सालाना बोलता है, लेकिन जिसको चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा लोभ होता है वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दूंगा, मतलब तुम्हारा मूलधन जो है वो हर 6 महीने पर बढ़ता चला जाएगा। रेट सालाना है लेकिन मूलधन तुम्हारा 6 महीने पर बढ़ेगा। समझ रहे हैं? कैसे? देखिए इसी चीज को देखिए कैसे, जैसे मैंने इसको 6 महीने वाली बात कही, अभी कही ना अर्धवार्षिक है, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चले, मान लीजिए अर्धवार्षिक चले, तो इसका क्या मतलब है कि 100 रुपया पे, ये जो 100 रुपया है, ठीक है, इसमें 6 महीने बाद ये क्या हो जाएगा, 100, यहां मैंने कितना 12% है, ठीक है, 100 महीने के बाद ये जो है आपका हो गया 112 रुपया, कितने बाद, 6 महीने के बाद, प्रथम, समझे? और ये क्या हो गया, 6 महीने के बाद ये मूलधन बन गया, ये तो पहला हो गया, लेकिन अगला जो आप कीजिएगा नेक्स्ट 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के लिए, सॉरी ब्याज दर तो आधा हो गया ना, 6 महीने के लिए 106 रुपया हो गया, 6 महीने के लिए ब्याज तो आपको 6 ही रुपया लगाना है, 12% सालाना है, लेकिन हम अर्धवार्षिक 6 महीने के बाद ब्याज कितना हो गया है, तो परसेंटेज में हाफ, 6 महीने की बात कही जा रही है, रेट क्या हो गया, आधा हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर आपको मैंने कहा 12% सालाना, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 12% सालाना पे चल रहा है, जब चक्रवृद्धि ब्याज 12% सालाना पे चल रहा है तो ऐसे चल रहा है सालाना पे, क्योंकि रेट तो वही है 12 इंटू 1, यही चलता है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये जो हम यहां पावर लिख देते हैं, क्या इसी चीज की रिपीटेशन है ना, इस चीज की रिपीटेशन बार बार होती है, इसलिए हम पावर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये तो आपको 12, ये जो आप ऐड करते हैं वो क्या लिखते हैं, 100 प्लस 100 गुने 12 गुने 1 सालाना बटे 100, यही करते हैं ना परसेंटेज। लेकिन यही जब मैं अर्धवार्षिक इसको बोल देता हूं तो क्या आप 12% देंगे? क्यों देंगे भाई, एक साल में 12 रुपया देना है तो साल में 6 ही रुपया देंगे ना। यहां हम एक साल के बाद दे रहे थे तो 12 रुपया दे रहे थे, वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज साल के बाद लग रहा था, अब यहां अर्धवार्षिक कर दिया है तो हर 6 महीने के बाद चाहे हमारा मूलधन बदलेगा, तो 6 महीने के बाद मूलधन बदल रहा है तो 6 महीने के बाद मूलधन 106 रुपया हो गया। यहां पर एक साल तक के लिए मूलधन नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर हर 6 महीने पर मूलधन बदल रहा है, तो ब्याज दर इसके अकॉर्डिंग आधी हो गई, समझे? ब्याज दर हमारा इसके अकॉर्डिंग आधा हो गया। अब लेकिन साल में टोटल कितना बार चला, 2 बार चला, क्यों, अभी आपने यहां पर इसको निकाला है, अब अगला अगर आपको मैं बोलूं अगले 6 महीने के लिए, नेक्स्ट अगले 6 महीने बाद, तो आप क्या करते हैं, ये करेंगे 106 1 प्लस 6 बटे 100, यही करेंगे ना। 6 महीने की बात हो रही है, ब्याज दर तो अभी भी वही चलेगा, अगले 3 महीने, अगर 9 महीना होता तो 6 महीने चला लीजिए, उसके बाद 3 महीने के लिए 3% कर देते, जितना ये बोल रहा है। तो 106 का मतलब क्या हो गया, ये वाला, इसको 106 ये हो गया, तो 100 1 प्लस 6 बटे 100 जो होता है जनरली। तो आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए अभी आपको ऐसे आया था, देखिए कितना अंतर हो गया। जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ सीधा सीधी 1 साल के लिए रखी, जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज को सीधा सीधी 1 साल के लिए रखा, एक ही बार के लिए, तो 12% लिया आपने, है ना। लेकिन जब आपने छमाही रखा तो ये हो गया, यानी ये हो गया तो क्या हो गया, ये वाला 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, यानी ये क्या बदल गया, ये 12/2 हो गया, 12 बटे
2 हो गया, और समय जो है वो दुगना हो गया। क्योंकि ये अभी एक ही बार आ रहा था ना एक साल में, अभी एक साल में 2 बार आ रहा है तो इसको 2 बार किए। समय अंदर है, जो मूल समय है वो अंदर है, हम समय ऊपर क्यों लिखते हैं? क्योंकि इतनी बार ये दोहराया जाता है, जितनी बार समय आएगा उतनी बार ये चलेगा। अगर आप तीसरे साल में अगर एंटर कर लेंगे, आप बोलिएगा कि नहीं मुझे 3 साल के बाद चाहिए यहां पर, तो आप क्या करते हैं? प्रथम वर्ष में आपका ये हो गया, द्वितीय वर्ष में इसी में आप जो है एक बार ऐड और गुना कर देते हैं इसको, 1 + 12/100, इसी को करते हैं ना द्वितीय वर्ष के लिए। ठीक है, अगर आपको तृतीय वर्ष के लिए निकालने कहा जाए तो आप तुरंत जो है इसको अब मूलधन बदल जाएगा, अब फिर वो हो जाएगा 1 + 12/100। 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं 100 + 12/n, जितने समय के लिए। मूलतः समय गुना यहां पे हो रहा है, समय यहां पर अपने आप को गुना कर रहा है ना, देख रहे हैं समय तो यहां गुना हो रहा है ना, लेकिन चूंकि जितनी बार ये हुआ है, जितना जितना समय पूछा गया, जितना साल पूछा गया, उतनी की पावर आ जाती है, तो इसलिए यहां पर हम कर देते हैं। अब अर्धवार्षिक चलेगा तो 3 साल में कितनी बार होगा? ये 6 बार रिपीट होगा ना, हर 6 महीने पर मूलधन बदलेगा। एक साल में 2 मूलधन हुआ है, अगले उसके बाद में क्या हो जाएगा? फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा, तो 3 साल में 6 बार होगा 6% की दर से, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यही अगर 1 साल था, अब 3 साल में होगा तो 3 × 2 हो जाएगा, है ना। 3 साल में बोलेगा तो 3 × 2 हो जाएगा ये। तो हम ये कह क्या रहा है? अगर अर्धवार्षिक बोल रहा है तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? देखिए तो एक्चुअल में क्या फॉर्मूला बना? ये बना। अब यहां आपको एन क्या है, कितना, एक साल में कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है? अभी हम 6 महीने का ले रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज एक साल में 2 बार लग रहा था, तभी हमको रेट बेसिकली हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लिखते हैं P × 1 + R/100⁻t, यही लिखते हैं ना, बेसिक ये है। लेकिन हमें अगर कहे कि अर्धवार्षिक लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, पहले क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज हर सालाना लग रहा था कि 1 साल तक मूलधन वही है, लेकिन जैसे हम बोले कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी 6 महीने में मूलधन बदल रहा है। अगर मैं बोल दूं त्रैमासिक है, यानी 3 महीने में आपका मूलधन बदल रहा है ना। क्वार्टरली है तो 4 महीने में आपका बदल रहा है। वो जो बोल रहा है तो हम तो टोटल क्या नाम है, चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या कितनी हो गई? अगर अर्धवार्षिक बोल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या 2 थी तो हमने यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया, इसीलिए रेट बटा एन। एन क्या? चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या। अर्धवार्षिक है तो डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड किया, ठीक है, हमने यहां पर डिवाइड किया 2 से, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। टी तो साल है ना, ये साल है, 3 साल में पूछ रहा है तो 3 साल में 6 मूलधन होगा ना। फर्स्ट मंथ के पहला मूलधन 100 रुपया, दूसरा मूलधन 6 महीने के बाद 106 रुपया, उसके बाद साल के अंत में मूलधन हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला साल, फिर उसके अगले साल के अंत में, फिर उसका अगला साल, फिर उसके अगले साल, टोटल मिला के 6 हो गया। तो इसीलिए समय हो गया। और ये क्या हो गया आपको? 1 साल में कुल कितने चक्रवृद्धि ब्याज, इसीलिए हम लोग इसको यहां पर गुना कर देते हैं, सीधा सीधी गुना करके झंझट खत्म। अर्धवार्षिक है तो 2 कर देंगे। समय, ये समय पूछ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या है, समझ गए। ये 1 साल में, एन क्या बोला मैंने, इसको नोट कर लीजिए, 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या कितनी है। जैसे अगर अर्धवार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या 2 हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या जो है आपको कितनी हो गई? 2, 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, है ना। सालाना में एक ही बार होता है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला चलाते हैं। लेकिन जब अगर बोलते अर्धवार्षिक है
तो चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या 2 हो गई और रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12% दे रहे थे तो 6 महीने में 6% देंगे ना हम। क्यों एक साल में 12% दे रहे हैं तो पूरे साल में पर डे सोच रहे हैं आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12% का मतलब मासिक थोड़ी है कि हर महीने हम 100 रुपया में 12% देंगे, 12 रुपया देंगे। 100 महीने में 12 रुपया देने का मतलब क्या हो गया, एक साल में 12 गुने 12 144, मतलब 100 रुपया हम लेंगे और 144 रुपया खाली ब्याज ही दे देंगे। हम अगर 100 रुपया लेंगे तो एक साल में 144 रुपया ब्याज ही दे देंगे, नहीं ना। 12% ब्याज दे रहे हैं तो पूरे साल में दे रहे हैं ना। हर महीने का ब्याज चल रहा है 1 रुपया, जितना परसेंट अपॉन 12 तो पता चल जाएगा एक महीना में कितना आपने दिया है ब्याज। तो अर्धवार्षिक बोल रहा है तो रेट भी मेरा आधा हो गया। एक साल में 12 रुपया दिए हैं तो एक 6 महीने में 6 रुपया देंगे, तो 12/2। बस इसीलिए इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो बस इतना पता लग जाए कि हां चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार लग रहा है तो रेट आधा हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। इतना ही है। चक्रवृद्धि ब्याज साल में 3 बार लग रहा है तो रेट 1/3 हो जाएगा, समय 3 गुना हो जाएगा। इतना ही है। अब हमें समय ही बोल दे कि 9 महीने का समय है, समय ही 9 महीने का है तो ये समय वर्षों में है तो 9 महीना को वर्ष में बदल लेंगे। बस एक साल में 2 चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है लेकिन समय जो है आपका 9 महीना है। 9 महीना है तो दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज एंटर कर जाएगा ना 6 महीने के बाद, तो समय 9/12 महीना हो जाएगा, 3/4 वर्ष का समय हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि समय वर्षों में है, टी समय वर्षों में। अभी आपको मैं उदाहरण करवाता हूं तब समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मूलधन आपका जो है 7500 रुपया है। मूलधन जो है 7500 रुपया है। ठीक है, ब्याज दर जो है वो आपको 4% है। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एक साल के बाद कितना अमाउंट देना होगा। एक साल के बाद कुल देय राशि क्या होगी जब आपको इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज दर जो है, चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, समझे। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हो गया, एन कितना हो गया 2। एक साल में कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, 2 बार लग रहा है ना। एक साल के बाद भी पूछ रहा है अभी हमसे, N2 है, T है 1 साल में ही बोल रहा है। ठीक है, अमाउंट क्या निकाले थे, मूलधन, ठीक है, रेट, आर यहां आपको इतना दे रखा है 4%, N/100 क्या परसेंटेज ये सीधा सीधी, और ये N/T 2 बार लग रहा है इसीलिए, है ना। 7500 रुपया, आर क्या है 4, N2, समय क्या है 1 साल, ये क्या है समय, और ये क्या है, कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा है एक साल में, 1 साल में 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा है तो ये 2 हो गया, 2 से गुना हो गया, रेट आधा हो गया, क्योंकि हर 6 महीने पर मूलधन बदल रहा है ना, इसीलिए, समझे। जैसे इसी को अगर आप ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 7500, पहला 6 महीने के लिए ये आधा हो गया रेट, ठीक है, और ये आपका कितना चलेगा 1, इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि समय तो यही मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद अगले 6 महीने के लिए ये मूलधन हो जाएगा और रेट ये चलेगा फिर से, तो क्या हो गया 7500 1 + 2/100 इसका स्क्वायर हो गया,
तो ये स्क्वायर क्या है, समय 2 बार, और ये 2 क्या है, 6 महीने वाला आधा। तो इसी को हम लोगों ने फॉर्मूला में बना दिया है, ठीक है, फॉर्मूला में बना दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 7500 गुने 102 7,803 रुपये आया। समझे, यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर समय 1 साल है, समय हमें वर्षों में रखना है, समय क्या है, वर्षों में ही रखना है। अगर मान लीजिए आपसे यही चीज पूछे कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है अर्धवार्षिक नहीं त्रैमासिक है, देख रहे हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है त्रैमासिक है, यानी 1 साल में आपको 4 बार लग रहा है, हर 3 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बदल रहा है, समझे, और 6 महीने के बाद कुल दे क्या होगा। तो समय कितना है आपके पास, समय 6 महीना हो गया, समय 6 महीना, 6 महीना का मतलब 6/12 वर्ष, यानी समय 1/2 वर्ष, ये हो गया। n क्या हो गया, n 3 हो गया। क्यों, कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा त्रैमासिक कहने पर, हर 3 महीने पर बदल रहा है ना, हर 3 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज बदल रहा है, त्रैमासिक का मतलब ही हो गया हर 3 महीने पर बदल रहा है। यानी अगर रेट आपका 12 था पिछले वाले केस में, तो हर 3 महीने का मतलब क्या हो गया, इस 3 महीने के लिए रेट 3, फिर इस 3 महीने के लिए 3, फिर 3, फिर 3, तभी तो तोल के 12। अब यहां पर 4 कह रहा है, ठीक है, तो हर पहले अर्धवार्षिक में हर 6 महीने में बदल रहा था, तो साल में 6 + 6 2 ही होगा ना, 12। लेकिन अगर 3 महीने पे कह रहा तो 3 + 3 + 3 + 3, यानी 4 बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज आया है। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहां पर n का मान 4, समझ गए, n का मान 4। n का मान 4, n का मान 4। समय कितना है, आधा वर्ष है, समय आपको आधा वर्ष है, सिर्फ देख रहे हैं, समय सिर्फ आधा ही वर्ष है। समझे, तो ये क्या हो जाएगा, 101/100 गुना 101/100। इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, पहले आपको बोल रहा था कि 1 महीने 1 साल के बाद कितना देना होगा, अब बोल रहा है 6 महीने के बाद ही कितना देना होगा। लेकिन 6 महीने के बाद देने के क्या किया इसने, चक्रवृद्धि ब्याज को ही त्रैमासिक कर दिया कि तुम्हारा 3 ही महीना में बदल जाएगा। पिछले वाले केस में क्या था, 1 साल में बदलेगा तुम्हारा, 1 साल के बाद तुम कितना दोगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने में बदल जाएगा। अब क्या किया, नहीं, 6 महीने के बाद ही तुमको पैसा वापस देना है, तो फायदा कैसे होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहा कि तुमको 3 ही महीने में बदल जाएगा। तो समय तो आपको वर्ष में निकालना है ना, समझे। जैसे अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि आपका ब्याज दर कितना हो जाएगा, अगर 1 साल में 4% है, समझे, 1 साल में 4% है, तो हर 3 महीने में कितना हो जाएगा ब्याज परसेंट, ब्याज दर 4/4 है ना, 1% हो जाएगा। 12 महीने में 4%, 12 महीने में 4%, तो 1 महीने में 4/12%, तो 3 महीने में 4/12 गुने 3%, यानी 1%। समझे, 1% निकल गया तो पहला 3 महीना में क्या हो जाएगा, 7500 1 + 100, इतना ही आएगा पहले 3 महीने में। और उसके अगले 3 महीने में इसमें आप फिर से इसको कर दीजिए, देखिए वही आ रहा है 7500
चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ घबराने वाली बात नहीं है, मूलधन पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आ रहा, ये टफ है, तो ये समझिए ना, 3 महीने के बाद मूलधन ये हो जाएगा। अब मूलधन के बाद फिर 3 महीने के बाद लगा दीजिए, ब्याज उसके ऊपर जोड़ दीजिए। यही सिंपल सी बात है। आपको बस 2 चीज पर ध्यान देना है, समय, दर, कुल चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या। कुल चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक बोला तो 1 साल में 2 चक्रवृद्धि ब्याज होगा, त्रैमासिक बोला तो 1 साल में आपको 3-4 चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 3-3 महीने पे बदलेगा। और महीनवारी बोल दिया तो हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज आपका बढ़ते चला जाएगा, तब समय ये 1/12 वर्ष हो जाएगा। समझे? हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज बदल रहा है, तो रेट आपका यहां पर N12 हो जाएगा। अगर मासिक बोल दिया तो N क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझे? और यहां पर भी N12 हो जाएगा। अब आप 1 साल में निकालिएगा तो यहां पर समय एक समय आपको बोलेगा कि 1 साल के बाद ही देना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज महीनवारी चलेगा, यानी हर महीना तुम्हारा मूलधन बदलता जाएगा, तो N12 हो जाएगा यहां, और N यहां भी 12 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्या नाम, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, मूलधन दे रखा है 2000 रुपए। यहां पर क्या है, मूलधन जो है वो आपको 2000 रुपए दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ब्याज दर है, मूलधन क्या हो गया? प्रिंसिपल, राइट। ब्याज दर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, मूलधन हो गया आपको प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ब्याज दर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे पता है आप सबकी आप हिंदी मीडियम से हैं, बट कई बार जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको इंग्लिश के वर्ड्स इजीली समझ में आते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये दे रहा है आपको 5%। क्या है? 5% पर एनम, यानी 5% वार्षिक। वार्षिक ब्याज दर है, पर एनम ब्याज दर बोला जाए, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाए। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर बोला जाए। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किसी तरह का भी हो सकता है। अगर आपको पर एनम बोला जा रहा है, ठीक है, या वार्षिक बोला जा रहा है, तो 1 साल की बात हो रही कि 1 साल में 5% लगा है। अगर आपको हाफ ईयरली बोला जा रहा है, अर्धवार्षिक बोला जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 महीने में आपको उतना ब्याज दर देना पड़ रहा है। अगर आपको क्वार्टरली बोला जा रहा है या त्रैमासिक बोला जा रहा है, तो हर 3 महीने में आपको ब्याज दर देना है ना। तो जो भी बोला, अगर मासिक बोला जा रहा है या मंथली बोला जा रहा है, तो हर महीने देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग चलेगा जो आपसे डिमांड किया गया। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कितने दिन के लिए? 2.5 ईयर के लिए। 2.5 ईयर के लिए। देखिए यहां पर चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। क्यों? क्योंकि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात करती है, सीआई की बात जब भी होती है, सीआई आप लोग सब जान रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। सीआई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग सीआई लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हम लोगों ने पढ़ा होता है, दिस वन, यही पढ़ा होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये क्यों लिखा गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ये क्यों लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है टी, क्योंकि जब आप हर साल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अभी प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर का P1 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट P1 है। मान लीजिए 3 इयर्स के लिए आपसे कंपाउंड ईयर पूछा गया, या फिर यहीं पर मान लेते हैं यहां पर 2.5 ईयर के लिए पूछा गया है। यहां पर आपको समय कितना दिया हुआ है? टाइम 2.5 ईयर, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 ईयर का मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले फर्स्ट ईयर चला, T1 टाइम 1 ईयर, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चला, और आपका जो अमाउंट आया वो आपको A1 हो गया, जो आफ्टर 1 ईयर
आफ्टर 1 ईयर अमाउंट जो है वो आपका A1 हो गया, A1 हो गया, ठीक है ना। तो A1 क्या था, A1 इस पे लगा है, दिस वन इज A1। A1 क्या है यहां, A1 अमाउंट जो है, जो आपको 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके आया है, वो क्या था, P प्लस P इंटू R इंटू T बाई 100। यही आपने A1 निकाला था, यही आपका है। फर्स्ट ईयर के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर पर एनम अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली चल रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यही होगा। ये है आपको CI, है ना। ये अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस CI। ये आपको यहां पर CI यही है, P इंटू R इंटू T। ये तो अमाउंट है आपको जो दिया हुआ है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में 2000 हो जाएगा, P वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अभी देख रहे हैं, 2100 हो गया, A1 ये हो गया। एक्चुअली में A1 क्या था आपको, एक्चुअली में A1 जो आपने निकाला था वो क्या था आपका, ये था P इंटू 1 प्लस R इंटू 100, चूंकि 100 1 साल के लिए ही लेते हैं, T अपॉन 100। हम यहां पर T क्यों लिखते हैं, अभी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हम पर एनम निकाल रहे हैं। 1 साल के लिए आपको T तो 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए P ये निकल गया, तो R आप सिर्फ ये R बच जाएगा, R इंटू 1 1 R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको A1 आ गया 2100। और सेकेंड ईयर के लिए यही A1 जो है, जब आप A2 निकालिएगा, यहां पर जब आप A2 निकालिएगा, कहने का मतलब है कि 2 वर्ष के बाद कुल देय राशि क्या होगी, यानी कितना अमाउंट आपको पे करना होगा, कितना अमाउंट देना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब क्या हो गया आपका, ये A1 आपका इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, इस केस में PI क्या हो गया आपका, अब A1 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद। तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी A1 कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस R अपॉन, यहां पर भी T क्या है, 1 ईयर, T क्या है, 1 ईयर है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वही हो जाएगा R इंटू 1 1, और ये क्या हो जाएगा, अब इसी चीज को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, P A1 क्या था, A1 था आपको P 1 प्लस R अपॉन 100, R बटे 100, A1 आ गया, ये क्या हो गया, A1 हो गया। फिर ये वाला पार्ट 1 प्लस R बटे 100, देख रहे हैं, 2 बार साल आ रहा था, साल 2 आ रहा था, तो ये वाला पार्ट आपका 2 बार गुना हो गया, इसीलिए हम यहां पर इसको T कर देते हैं। ये जो T आता है टाइम, वो इस वजह से आता है। अब ये आपने A2 निकाला, ठीक है, आपने अभी A2 निकाला, तो A2 क्या आ जाएगा आपको 2100, वापस से देखिए, A2 क्या हो जाएगा, ये A1 तो क्या है आपको 2100 गुने 1 प्लस R अपन 100, 5 बटे 100, 21 बटे 20, यही हुआ ना, 0 0 105 2 1,
ये आपको हो गया 2205। A2 आपका आ गया 2205 रुपया। ठीक है, अब हम लोग A3 निकालेंगे। देखिए चीजें कैसे भाग रही हैं। 2100, 2000 रुपया, 5% के इंटरेस्ट पे 2100 हो गया। अब अगर आपको एक्चुअली में क्या रेट पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 100 रुपया पड़ा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5 रुपया एक्स्ट्रा पड़ गया। इस बार आपको 105 रुपया देना पड़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से अब आपको 105 रुपया देना पड़ा है। फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ 100 रुपया दिया, और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप फिर से 100 रुपया देते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है और प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा बदलता जाता है, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, प्रिंसिपल वो बनता जाता है, हर साल नया प्रिंसिपल बनता है। पहले प्रिंसिपल P था फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल A1 हो गया, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल A2 हो जाएगा। जैसे आप थर्ड ईयर का स्टार्टिंग करेंगे, जैसे ही आप थर्ड ईयर की स्टार्टिंग करेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। देखिए अब यहां पर बड़ी मजेदार चीज है। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आपका A2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस A2 इंटू 1 रेट इंटू T/100। अब यहां आपका मामला फंस गया। कैसे? अब आपको हाफ ईयर के लिए लेना है। यहां जो T था ये 1 ईयर था तो आपने 1 ले लिया। यहां जो T था ये भी नेक्स्ट 1 ईयर था, ये भी ले लिया आपने, तो 2 साल तो निकल गया। अब जो T है ये सिर्फ हाफ ईयर है, तो A2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस R इंटू T/100। T क्या है, हाफ ईयर है, T हाफ ईयर है, तो A2 इंटू 1 प्लस R/2/100। यानी अगर आप इस A2 को, ये जो A2 है, ये जो आपने निकाला है, इसको यहां पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 का 2 1 प्लस R/2/100। समझे? इसीलिए जब फॉर्मूला लिखाता है, अगर फॉर्मूला इसका बनेगा कि 2.5 ईयर या इस टाइप का कुछ भी ईयर हो, तो क्या बोला जाता है कि R में उतने को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने महीने की बात कर रही है उसको ईयर में बदल दीजिए। अगर ये 2 साल ऐसे लिखा होता कि ये 2 साल 6 महीना है, तो T हमेशा क्या लेते हैं, T वर्षों में लेते हैं, तो 6 महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा। अगर ये 3 महीना होता तो ये हाफ नहीं होता, ये 3 महीने को 3/12 मंथ करते। अगर यहां पर ये दिया हुआ होता कि आपका टाइम जो है वो 3 महीना है, तो हम क्या करते, 3 महीने को पहले वर्षों में बदलते, 3/2 ईयर्स, तो T क्या हो जाता, 1/4 ईयर, 1/4 वर्ष, तो यहां ये R/4 होता। समझे? तो आप देख रहे हैं कि इससे कोई फॉर्मूला जो आपको दिखाया जा रहा है ना, डराया जा रहा है, तो फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। ये जो आपको T बनता है ऊपर में, ये जो आपको T बनता है ऊपर में ना फॉर्मूला में, वो T क्या है एक्चुअली में, कितने साल के बाद आ रहा है। तो T तो एक्चुअली में यहां जो T लिखाया है आपको, वो T क्या है, वो R इंटू T है, क्योंकि T आप एक एक साल के बाद देखते हो कि आपसे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एनुअली लगा रहे हैं, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 2.5 वर्ष के बाद क्या निकलेगा। जैसे लास्ट में आप लोगों को क्या बताया था, जो मैंने लास्ट अभी करवाया था इससे पहले, उसमें क्या बताया था कि जब आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली चलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 5%,
तो 6 महीने में 2.5% सीधा। तो वो इसका खेला है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधे एक एक साल करके, जो बोल रहा है वैसे करके बढ़िए। 6 महीने बोल रहा है तो 6 महीने करके बढ़िए, समझे? तो देखिए कितना सिंपल हो गया। यहां तक का आपने 2100 निकाल रखा है, ए टू को 2205 निकाल रखा है ना? तो A3 आपका सिंपली आ गया। ये तो A2 है और A2 आपने निकाल रखा है 2205। 1 प्लस R/2, R कितना है 5/200, 5/2 हो गया, R/2 200, यानी ये आपको आ जाएगा 2205 गुने 41/40। समझे? A3 कितना आ गया? 2.5 वर्षों के बाद इतना उसको देना होगा। ये 2 वर्षों के बाद था तो आपने A1 निकाला, A2 निकाला। और ये क्या है, जितना आपसे पूछा जा रहा है कि 2.5 2.5 वर्षों के बाद कुल देय राशि कितनी हो गई? A3, दिस वन। समझ में आ गया? ये कितनी सिंपल थी। पहले क्या निकाल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख के आप डर जाते हैं कई बार, फॉर्मूला जो बनाने वाला होगा वो आपको फॉर्मूला क्या बनाएगा मैं दिखाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है? अगर ईयरली पूछा हुआ है, अगर आपसे ईयरली पूछा हुआ है और कोई शॉर्टकट बताएगा या फॉर्मूला बनाएगा तो क्या बनाएगा? वो सीधा सीधा ये बनाएगा कि आपको जो अमाउंट 2.5 वर्षों के बाद देना होगा इस टाइप वाले में अमाउंट, ठीक है, वो क्या होगा? P1 प्लस R, ये T, जैसे यहां पर बनाएगा तो क्या बनाएगा इसको 100, ठीक है, T इंटू 1 प्लस R अपॉन ये T1 हो जाएगा कि कुल वर्ष, ये टाइम ईयर्स में है और ये टाइम मंथ्स में है, जिसको वर्ष में बदलना है, बदलना। और ये टाइम ईयर्स में, जो इंटीजर्स में टाइम दिया हुआ है, ईयर्स वाला टाइम कितना है यहां पर, तो यहां के हिसाब से T1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? इस क्वेश्चन के हिसाब से T1 2 ईयर्स हो जाएगा, 2 वर्ष, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हाफ ईयर हो जाएगा। ये ईयर इन इंटीजर्स और ये ईयर इन फ्रैक्शंस, यानी ये भिन्न में जो ईयर का पार्ट दिया हुआ है और ये जो संख्या में, कुल संख्या में दिया हुआ है, समझे? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सीधा सीधी क्या है, यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। इतना ही है। अगर आपको यही क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे कि 3.5 ईयर्स, अगर ये बोल दे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे मान लीजिए कुल समय जो है, कुल टाइम आपको ऐसे दिए होता, तो कितना सिंपल होता, कुछ करना थोड़ी है। पहला आपको आफ्टर 3 ईयर्स के बाद ये 1 प्लस R/100 3 ईयर्स,
1 प्लस आर इंटू 4/5/100। क्योंकि इसको जो आपने निकाला है वो कैसे निकाला है, ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। एक ये हो गया, फिर इसके बाद 1 प्लस r/100, ये आपको ऐसे हो गया। फिर से 1 प्लस r/100, ये आपको ये हो गया। और अब इसके बाद जो आपको दिया हुआ है 1 प्लस r इंटू 4/5/100, इन सब में क्या है, इन सब में हर जगह 1 ईयर आ रहा है, 1 ईयर है ना। ये A1 पहले साल का जो आपको निकला, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के बाद आया CI, ये क्या है, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, और ये पूरा यही होता है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या क्या किया मैंने निकालने के लिए, सिंपल समझिए, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगर ये इसको बोल रहा है, ठीक है, कि 2.5 ईयर्स, मैंने ये मान लिया कि इसी क्वेश्चन में 2.5 ईयर्स नहीं, 4.5 ईयर्स है, ठीक है, 3 and 4/5 ईयर्स है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 3 ईयर्स है वो किस चीज के लिए है, ये देखिए फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपने ये दिया, राइट, टोटल पे राशि ये, अब ये मूलधन बन गया, जैसे पहले मूलधन ये था अब मूलधन ये बन गया। अब ये टोटल मिला करके सेकेंड ईयर तक आप इतना देंगे कुल राशि। अब ये टोटल मूलधन बन गया, तो थर्ड ईयर में टोटल मूलधन में ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 साल के बाद ये राशि देंगे। अब इसके बाद अब जो बचा हुआ 4 and 5.5 ईयर्स है, उसके बाद ये पूरा देंगे। तो हो क्या रहा है, जिसको आप क्यू बोल रहे हैं वो क्यू क्या है एक्चुअली में, जो टाइम आपको दे रखा है टी, ये क्या है, ये सब टाइम है। हर ये क्योंकि हर साल आप ले रहे हैं ना, दिस वन इज T1, ये फर्स्ट का है T2, ये T3 है, ये सब क्या क्या है, 1 ईयर्स है। यहां पर T1 1 ईयर, T2 1 ईयर, इसको T4 मान लीजिए, T3 1 ईयर, और T4 4/5 ईयर। तो आप जो निकालते हैं बेसिकली वो क्या निकालते हैं, यही तो निकालते हैं, इसमें टी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि सब में सेम रहता है, सेम ही समय रहता है, तो हम इसको उठा करके डाल देते हैं, समझे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसे लिखा जाए कि फर्स्ट 1 साल के लिए 5% है, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 3% है, फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 4% है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, तब आपको इसको ही लेके चलना पड़ेगा, इसी से ही स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा, समझे। अगर गलती से ये चीज आ गई क्वेश्चन में, देखिए अगर आपको यही क्वेश्चन दिया रहे और कहा जाए
कि आपका मूलधन जो है वो तो 2500 ही है, 2000 ही है, ठीक है। रेट जो चल रहा है वो आपका 5% ही है, ठीक है। बट अब यहां चीजें बदल गई। 5% ये जो रेट है, देखिए अब आपको बोल रहा है कि ब्याज दर जो है, या इसको रेट बोलिए, 5%, ठीक है, पहले 1 साल के लिए, पहले 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद बोले 4% अगले 2 साल के लिए, फिर 3% उसके अगले 3 साल के लिए, और 2% उसके अगले 4/5 साल के लिए, 4/5 साल के लिए। अब क्या कीजिएगा, अब क्या फॉर्मूला चलाइएगा? कोई फॉर्मूला नहीं, अब आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले 2000 1 + 5 टाइम, ये हो गया, ये पहले 1 साल के लिए, ठीक है। अब पहले P ये था, ये A1 हो गया। अब A1 में मल्टीप्लाई क्या होगा? A1 में मल्टीप्लाई होगा 1 + 4 इंटू, अब यहां दो चीज चलेगा क्योंकि यहां पर 2 साल के लिए है ना ये, तब यहां ये चलेगा 4 इंटू 2 है, 2 बार आएगा, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका A2। अब अगला कह रहा है 1 + 3/100 अगले 3 ईयर्स के लिए, दिस वन, ये बन गया आपका A3। और अब इसके अगला 4/5 के लिए कितना? 2%, तो 1 + 2 इंटू 4/5/100, ये देखिए इतना बड़ा आपका टोटल होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल तो आपका कुल पे इतना, इसके बाद 2 साल के लिए रेट बदल गया, ईयर्स बदल गया, अगले 2 साल के लिए इतना, उसके अगले के लिए ये इतना, उसके इसके लिए इतना। तो चीज कुछ खास नहीं है, बस बेसिक समझना है। बेसिक क्या समझना है? हमें ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अर्धवार्षिक बोल रहा है तो इसका मतलब है क्या कि हर साल, 1 साल में 2 बार उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बदल रहा है, हर 6 महीने पर कंपाउंड इंटरेस्ट बदल रहा है, तो टाइम उसका दुगना हो जाएगा कम। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं 3 साल। अगर बोल रहा है 3 साल बाद कितना होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको अर्धवार्षिक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या, चक्रवृद्धि ब्याज हर 6 महीने पे हो रहा है, तो कितनी बार आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज? हम ऊपर में ये लिखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार आया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एनुअली है तो यहां पर 2 ही बार आया है यहां पर, लेकिन अगर ये 4% अर्धवार्षिक कर दे इसी को, और इसको 3% त्रैमासिक कर दें, ये रहने दें, अगर इसी चीज को ऐसे बोलें कि मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4% जो है ये वार्षिक है, यहां पर 4% जो है अर्धवार्षिक है, यहां 3% त्रैमासिक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया? वार्षिक का मतलब एनुअली, ये हाफ ईयरली, और ये क्वार्टरली, ठीक है। तो जैसे बोले तो वार्षिक वाला में तो आपका ईयरली था ये चला, लेकिन जैसे आपका हाफ ईयरली आया तो क्या होगा,
ये आपका हाफ हो जाएगा और ये आपका डबल हो जाएगा। क्वार्टरली बोला यानी हर 3 महीने में, यानी कि हर 3 महीने में बदल रहा है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज हर 3 महीने में बदल रहा है तो 3 साल में 12 बार होगा, तो 12 बार हुआ। अगर ये हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट तो आधा हो जाएगा, लेकिन 2 साल में 4 बार लगेगा। तो क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान यही रखना है और कुछ रखने की चीज ही नहीं है। ध्यान क्या क्या रखना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वार्षिक है, त्रैमासिक है, या वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, या मंथली है, मतलब ईयरली है, एनुअल ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, या मंथली है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो टाइम आप ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। कितने समय के लिए बोला गया है, इसको भी ध्यान देना है। अगर बोला जाए अर्धवार्षिक ही है, समझे, लेकिन 6 महीने के लिए, त्रैमासिक है लेकिन सिर्फ 6 महीने के, तो आपको यह ध्यान रखना है इस पर देते समय पावर की कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, बस वही पावर में लगाना है। टोटल पावर में टी जो है वो ये बताता है कि कितनी बार आपका ये जो टी है कितनी बार आपका लगा है चक्रवृद्धि ब्याज, समझे। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं खेला है, समझ रहे हैं। चलिए आपको मैं यूपीएससी ने जो पूछा है वो वाला करवाता हूं। यूपीएससी की हिस्ट्री के सबसे टफ सीसेट 2003 का फालतू सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर, 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन। क्यों, सुन के आपको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्यों बता देता हूं। कह रहा है आपका एक प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है, पहला कंडीशन है मूलधन आपका पी है, पी जो है पी क्यू बन जाता है, कुल देय राशि है, कब, 1 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, समझे, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, R/2, यही हो गया, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आर बोल ही रहा है, चलिए आर, ठीक है। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 6 महीने में लगा, पहला 6 मंथ में, 6 मंथ के बाद क्या होगा, 6 मंथ के बाद फिर से एक लगेगा, दूसरा, सेकंड। तो कितनी बार हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार चला, 2 बार चला, 6 महीने फिर अगले 6 महीने, इसीलिए 2, सिंपल, ये 2। इसी चीज को ये भी कह रहा है अगली बार कि सेम प्रिंसिपल है, दूसरा कंडीशन, सेम प्रिंसिपल है और क्यू बन जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/, ये है। अब एस बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, बताइए। यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बस एक ही चलेगा, एक ही साल की बात हो रही है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं, दोनों को भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कंडीशन 1 कंडीशन 2, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पी ही क्यू बना है इसमें भी। है ना, अगर आप इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, ये दोनों कट गया, ये आ गया 1 + R/2 100, इसका स्क्वायर, आइए 1 + S/100। ये तो ऐसे ही देख के आप बता दीजिएगा। कोई चीज स्क्वायर होकर के इधर जा रहा है
समझे? यहां सीधा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लीजिए, एस बड़ा हो गया। देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल सोचिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आपने पी को 100 ले लिया, ठीक है, पी को 100 ले लिया और आर को 20% ले लीजिए, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज 100, 1 + 20/2, 100 इसका स्क्वायर 121 आ जाएगा। हम समझे फर्स्ट केस में। यानी ये कैसे हुआ, 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद, पहले 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 100, 1 + 20/2, 100, 110। और और उसका जो अगला 6 महीना होगा, 110, 121। यानी आपका 100 पहले 110 बना 6 महीने के बाद और फिर 121। समझे, ये हुआ। और आप इसी 121 को अगर आप एस के टर्म्स में ढूंढेंगे, इसी 121 को एस के टर्म्स में जब आप देखेंगे कि एक साल में ही दे रहा है, तो आपको एस जो है वो 21% आ जाएगा। एस की वैल्यू 21% आ जाएगी। क्यों, यहां पर 100 जो है सीधे 121 बना है, यानी पूरे साल था। यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपको 6 महीने, 6 महीने के बाद आपका मूलधन बदल गया, अब ये मूलधन हो गया, और ये फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद 121 बना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपका जो मूलधन है वो 100 ही रहता है, तो उसको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा ना। यहां 6 महीने 100 प्ले गेम में है और उसके बाद 110 गेम में है, तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, कम आपको ब्याज पे ही हो जाएगा। लेकिन यहां से वहां तक एक ही आदमी काम कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, यहां से यहां तक एक आदमी काम कर रहा है, 6 महीने एक आदमी, 6 महीने दूसरा आदमी, 6 महीने एक आदमी, 6 महीने दूसरा आदमी, एफर्ट कम लगेगा। एक ही आदमी को कम एफर्ट, लेकिन एक ही आदमी पूरे साल कम करेगा तो ज्यादा उसको लगाना पड़ेगा। मैं बस यही क्वेश्चन। देखिए 2018 में यूपीएससी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछी है इस पर। एक आदमी है, एक आदमी है, वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, ठीक है, कितना में, 22,800 का है, ठीक है, जो 12.5% इंटरेस्ट पे ले रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। उसके बाद एक साल के बाद वो कितना है, 8,650 रुपया वो दे देता है, और दूसरे साल के बाद 9,125 रुपया वो देता है। तो अब बताइए वो तीसरे साल के बाद क्या दे के उसका पूरा कर्जा उतर जाए, ठीक है, तीसरे साल के बाद पूरा कर्जा उतर जाए। तो मूलधन क्या है आपका, 22,800। फर्स्ट ईयर के बाद, एक साल के बाद, तो आपका जो अमाउंट देना होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इतना देना होगा। वो क्या हो रहा है, इतना देना होगा। यानी 22,800 9/8, ये हो जाएगा आपको 16।
₹25,650 हो जाएगा CI जोड़ करके। तो CI क्या हो जाएगा? सिंपल है, ₹2850। यानी उसको अगर चक्रवृद्धि ब्याज देना होता तो सिर्फ ₹2850 देता। समझे? 22,800 में ले रहा है, 12.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो एक साल के बाद इसको इतना देना होता। लेकिन वो दे कितना रहा है? वो दे रहा है 8,650 रुपया वो दे रहा है। यानी वो ब्याज के साथ मूलधन का भी कुछ पार्ट दे रहा है, वो ब्याज के साथ मूलधन का भी कुछ पार्ट दे रहा है। यानी 5800 रुपया वो मूलधन का वाला पार्ट दे रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2850 रुपया वो भी वो दे रहा है। समझे? तो इतना रुपया उसको देना था टोटल 25,650। ठीक है, अगर वो एक ही साल में पूरा तोड़ देता तो उसको 25,650 रुपया देना होता, लेकिन वो दे कितना रहा है पहले साल के बाद? सिर्फ 8,650 रुपया। यानी अभी भी उसको 17,000 रुपया देना बाकी। क्यों? क्योंकि इसने चक्रवृद्धि ब्याज 2850 तो दिया हुआ ही है, लेकिन साथ साथ 5800 रुपया मूलधन भी दे दिया। तो मूलधन अब आपका कम हो गया। पहले मूलधन 22,800 था, अब मूलधन 17,000 रुपया हो गया। मूलधन घट गया आपका। क्यों? क्योंकि उसने मूलधन का भी पार्ट दे दिया। 2850 चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही, और मूलधन भी दे दिया। समझे? तो अब जो है आपका दूसरे साल के बाद, अगर आपको दूसरे सेकेंड ईयर के बाद बोला जाएगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका? अब मूलधन 17,000 हो जाएगा। अब आपको मूलधन 17,000 चलेगा नेक्स्ट एक साल के लिए। यही होगा ना, क्योंकि बाकी तो उसने मूलधन दे दिया, उसने ब्याज भी दिया 2850 रुपया, 5800 रुपया मूलधन भी दिया, 8,650 रुपया में दोनों था, है ना? ये हो जाएगा 19,125। क्या हो गया ये? 19,125। अब वो क्या कर रहा है 2 साल के बाद? दूसरे साल के बाद वो क्या कर रहा है? देखिए, 9,125 रुपया वो दे रहा है। यानी अब उसके पास दूसरे साल के बाद सिर्फ 10,000 रुपया सर पे रह गया। मतलब 22,800 में से पहले 17,000 रुपया आया। क्यों? क्योंकि उसने 8,650 रुपया दे दिया, फिर उसने 9,125 रुपया भी दे दिया। जब ये जो है बढ़ करके 1,925 हो गया तो ये भी दे दिया, तो अभी घट करके 17,000 हो गया। अब ये मूलधन 10,000 पे चलेगा। अब जो थर्ड ईयर का मूलधन होगा आपको, समझे? अब जो थर्ड ईयर का, क्योंकि इसने इस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा और जो आया, ठीक है, उसके बाद ये बचा माइनस, आपने इतना दे दिया। पहले में तो 5800 रुपया दिया था ना, और यहां इसने 7,000 रुपया दे दिया मूलधन। ठीक है, पहला मूलधन 5800 दे दिया, दूसरा मूलधन 7,000 दे दिया। इसमें क्या क्या है? इसमें दो चीज इंक्लूडेड है, 7,000 मूलधन प्लस 2,125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। सॉरी, हाँ, 2,125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों दे दिया इसने। ठीक है, पहला मूलधन ये था, फिर मूलधन ये हो गया, अब मूलधन ये हो गया। अब नया मूलधन क्या है? 10,000 रुपया। अब वो कैसे रिटर्न? तो 10,000 रुपया। अब उसको कितना देगा कि खत्म हो जाए डेप्ट? तो 10,000 रुपया पे आपको चलेगा मामला। 8 से कीजिएगा, 8 इकाई 8,
11,250 रुपए देंगे थर्ड ईयर के बाद, कहानी खत्म। क्वेश्चन कितना सिंपल था। क्वेश्चन बस ये कह रहा था कि वो हर साल, जैसे आप बैंक से ही लोन लेते हैं, बैंक बोलती है कि 10 साल के बाद आपने कार लोन लिया, 10 साल के बाद इतना रुपया देके आप खत्म। क्यों? वो हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज तो लगाती है, लेकिन कुछ मूलधन भी सेट करती है कि हर महीने आपका मूलधन भी कटता जाए, ब्याज भी लगे मूलधन भी कटे, ब्याज लगे मूलधन कटे, आप देते जाइए वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। आप जल्दी देना चाहते हैं तो ज्यादा मूलधन दे दीजिए, ज्यादा ब्याज दे दीजिए, आपका कम हो जाएगा, बस। तो और इससे आगे, अब इससे आगे जो भी लोग जिनको भी कंपाउंड इंटरेस्ट और इन सब में दिक्कत है, अभी तो मैंने हिंदी मीडियम वाले में दोनों लेक्चर बताया है फर्स्ट टाइम, कंप्लीटली हिंदी मीडियम वालों के लिए और जिनको हिंदी समझ में आती है उसके लिए बताया है। तो अब इसके आगे जिसको भी करना है कि उनका और अच्छा हो जाए, तो मेरी क्लासेस चल रही है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, आप देख ही रहे हैं। आप उस क्लासेस को प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप मेरे पढ़ाने के तरीके को देख ही रहे हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आऊं, ठीक है। और जिनको भी बहुत अच्छे से एकदम जो चाहते हो कि सीसेट मेरा किसी हाल में ना रुके, वो 1 नवंबर से जो बैच आ रहा है उसको ज्वाइन करें। आपको मैं दावा करता हूं कि किसी हाल में आपका नेक्स्ट ईयर सीसेट नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।